नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 74 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 74 का जो पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के हुए चुनाव में सफल जीती महिलाओं की कुल संख्या निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इतनी अच्छी लेवल पे टीजीटी कमीशन रहने वाला है। तो नवंबर 2023 में, या ये बोलिए कि आपका जो नवंबर का जो अंत था और 2024 की जो शुरुआत थी, उस समय राजस्थान में चुनाव हुए थे और राजस्थान की जो विधानसभा चुनाव में है वो कितनी महिलाओं की जीत हुई थी। 2 बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है वो 20 महिलाओं की जीत हुई थी। अच्छा, ये तो बात हो रही थी राजस्थान की। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे कुल विधानसभा की 200 सीटें हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हम हिमाचल से आते हैं और हमको हिमाचल से ही क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर कुल सीटें 68 है, लेकिन 68 में से कितनी महिलाएं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 3 महिलाएं। अब ये 3 महिलाएं कहाँ कहाँ से है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो ये है पच्छाद विधानसभा क्षेत्र जो कि सिरमौर में पड़ता है, देहरा विधानसभा क्षेत्र आपके कांगड़ा वाला, और आपका लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र। तो लाहौल स्पीति में तो एक ही विधानसभा है लाहौल स्पीति जिले में। तो याद रखना है, लाहौल स्पीति से है अनुराधा राणा, देहरा से है कमलेश ठाकुर और पच्छाद से है हमारी विधायिका रीना कश्यप जी। तो याद रखना है, ये आपकी 3 विधायक है हमारी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में महिलाएं। अच्छा, अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी, आरक्षित बोले तो रिजर्व सीटें, तो 68 में से जो रिजर्व सीटें हैं वो कितनी है, 20 है। 20 में अगर बात करें शेड्यूल कास्ट के लिए, तो शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 20 में से 17 है। और आपकी अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो उनके लिए 3 है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी, अभी मैं बात करूंगा लोकसभा में हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं और कितनी महिलाएं जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही है लोकसभा का हिमाचल प्रदेश से, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कल के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो और ज़्यादा भारी भरकम कोचिंग नहीं ले सकते, तो हमारे पास आई, हम आपको बहुत डिटेल से एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए, हमारे पास आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। जो क्लास लाइव होगी वो सेम क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलने वाली है। आप कभी भी और किसी भी समय आज तक की जितनी भी क्लासें हुई उनको देख सकते हैं बहुत डिटेल से। यहाँ तो मैं क्वेश्चन पेपर आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड हर एक चीज़ करवाई जा रही है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, कम से कम आपको 5 से 6 टीचर इस बैच में पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 11 के 11 सब्जेक्ट, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, इसीलिए 11 के 11 सब्जेक्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की, तो लोकसभा की जो सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में वो कितनी है, 4 है। राज्यसभा की कितनी है, 3 है। संसद के दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो संसद की कुल कितनी है, 7 है। 4 + 3 कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है सर, लेकिन लोकसभा का प्रतिनिधित्व हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाएं कर रही है। तो लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से एक महिला चुनी गई है जिनका नाम है कंगना रनौत। कौन से विधानसभा क्षेत्र से, मंडी विधानसभा क्षेत्र। तो मंडी विधानसभा क्षेत्र से कौन है, कंगना रनौत जी है। और ये एक्ट्रेस भी है कंगना रनौत, इनका नाम आपने सुना ही होगा। वापस विधानसभा की करते हैं। अगर हिमाचल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो कुलदीप पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, तो है विनय कुमार। तो विनय कुमार का नाम भी आपको याद रखना है और कुलदीप पठानिया का नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसकी पहले विधानसभा स्पीकर कौन है, तो पहले विधानसभा स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के है पंडित जयवंत राम। तो पंडित जयवंत राम जो है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर है। अगर बात करें महिला की, तो पहली महिला स्पीकर है विद्या स्टोक्स। तो विद्या स्टोक्स क्या है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर है। अच्छा, जब हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय हिमाचल में कितनी सीटें थी, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में आपकी 36 सीटों पे चुनाव हुए थे। तो प्रथम बार जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 1952 में प्रारंभ होते हैं तो कितनी सीटें थी, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये थी यहाँ पे 36 सीट।
और 36 में से शायद 24 या 28 सीटें जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती, और शेष जो है वो स्वतंत्र चुने गए होंगे, आज़ाद उम्मीदवार। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और 24 मार्च 1952 को जो है वो वाई.एस. परमार को हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए कब बनाया, 24 मार्च 1952। और इनके साथ जो इनके मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे, 3 सदस्य थे, पंडित पद्मदेव, गौरी प्रसाद और खुद डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। अच्छा, अगर बात करें इनके साथ किसी को सचिव भी बनाया होगा, तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी, पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे श्री के.एल. मेहता। कौन थे? श्री के.एल. मेहता। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम यहाँ से बढ़ रहे हैं कि कोविड-19 के भिन्न रूप के जीवाणु जिसकी भारत पुष्टि कर चुका है उसका क्या नाम है? तो कोविड-19 का एक भिन्न जीवाणु, एक अलग ही क्या है, एक वायरस है, वेरिएंट वायरस है, बीन कन्फर्म्ड इन इंडिया, तो है JN.1। तो JN.1 भी एक कोविड-19 का एक भिन्न जीवाणु है जो कि कोरोना का ही एक रूप है। अच्छा, कोरोना जो है, ये कोविड-19 जो एक बीमारी है, ये कहाँ से फैली? तो चीन से फैली। और चीन के भी किस शहर से? वुहान। चीन का एक शहर है वुहान शहर। तो चीन के वुहान शहर से जो है ये कोविड-19 बीमारी फैली, इस बात को आपने याद रखना है। और ये सबसे पहले जो है वो चीन में 27 दिसंबर 2019 को ये बीमारी जो है वो महामारी के रूप में घोषित की गई कि कोरोना एक वायरस है। और भारत में ये कब पहुंची? तो भारत में ये 2020 में पहुंचती है। कब पहुंचती है? तो ये डेट थी शायद 30 जनवरी 2020 की, जितना मुझे याद है। केरल में ये पहला मामला आता है। कोई मेडिकल के स्टूडेंट चीन से केरल के लिए वापसी रवाना करते हैं और ये बीमारी जो है भारत ले आता है। तो ये केरल, याद रखना है, 30 जनवरी 2020 को जो कोविड-19 जो बीमारी है वो भारत पहुंचती है। अच्छा, भारत में जब कोरोना फैलता है तो लॉकडाउन भी लगाए जाते हैं। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है कि भारत में कोविड-19 के दौरान पहला लॉकडाउन कब लगाया गया? तो भारत में जो पहला लॉकडाउन लगा था वो 25 मार्च से, हमें और भी याद है, 14 अप्रैल। अगर आपको भी याद होगा ये कितने दिन का लगा था? तो मोदी जी ने बोला था कि 21 दिन का लॉकडाउन जो है वो भारत में लगेगा। तो ये कोरोना काल के दौरान ही लगा था, इस बात को आपने याद रखना है। तो 25 मार्च से 14 अप्रैल 21 दिन का लॉकडाउन यहाँ पे लगा था। इसके बाद आपका जो है वो इसके बाद दोबारा लगाया गया था, ये लगाया था 15 अप्रैल से, फिर आगे 15 अप्रैल से। तो दूसरा लॉकडाउन लगाया था 15 अप्रैल से 3 मई, ये लगाया था आपका मात्र 19 दिन का। तो शुरुआत याद रखनी है, शुरुआत कब हुई थी? 25 मार्च से लॉकडाउन की। तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, पहला 21 दिन, दूसरा 19 दिन, और तीसरा जो चरण में जो लॉकडाउन भारत में लगा था वो लगा था आपका 4 मई से 17 मई, कितने दिन का? 14 दिन का। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 21 दिन का, दूसरा लॉकडाउन भारत में 15 अप्रैल से 3 मई 19 दिन का, और तीसरा जो लॉकडाउन लगा था वो 4 मई से आपका 17 मई तक लगा था, 14 दिन का। तो ये थोड़ा सा कोरोना के बारे में हमने देखा, भारत में पहला मामला कब आया, कहाँ पे आया, किस राज्य में आया, और दुनिया के अंदर पहला मामला कहाँ पे आया। देखिए, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वेन्यू एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1946। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्ष 1946 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो वर्ष 1946 था, सत्र के आयोजन में सही स्थान और अध्यक्ष की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए, आगे ये यहाँ पे पीपीटी में नहीं आया, तो ये बोल रहा है कि 1946 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें आपको पता लगाना है कि कहाँ पर हुआ था। ये सही पता करना था, खाली कोई मिलाना भी नहीं था, सही पता करना था, बहुत आसान था। तो ये हुआ था मेरठ का, हुआ था आचार्य JV कृपलानी। जी हाँ, जब भारत आज़ाद हुआ था और 1946 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य JV कृपलानी के द्वारा की गई थी। अब थोड़ा मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना जो होती है वो आप सभी को पता है कि अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो, बेसिक क्वेश्चन तो सबको आता है। अच्छा, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो ये भी सबको ही आता होगा, ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, या इसको एओ ह्यूम भी बोला जाता है। अच्छा, ये भी आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड
डफरिन। क्या बोलोगे आप कि अंग्रेज बहुत डफर थे जिन्होंने क्या बना दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दी। तो अंग्रेज क्या थे, बड़े डफर थे जिन्होंने क्या बनाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। अच्छा ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और अगर बात करें कांग्रेस के आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, देखो एक एक क्वेश्चन याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और अगर बात करें पहले अंग्रेज अध्यक्ष की, तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे वो थे जॉर्ज यूल। तो 3 अध्यक्ष मैंने आपको बताए, एक तो बताया पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहले आपके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिनको कहा। पहले मुस्लिम की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और अगर बात की जाए कांग्रेस के पहले अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष की, तो इनका नाम था जॉर्ज यूल। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस का जो विभाजन है वो कांग्रेस के 1907 की सूरत अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो 1907 में सूरत अधिवेशन था वो कौन से नंबर का था, तो ये था 23वें नंबर का अधिवेशन। और ये कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन है, एनी बेसेंट। ये आयरलैंड से थी और ये कांग्रेस की 1917 में एक कोलकाता अधिवेशन होता है वहीं पर अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। और अगर बात की जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिसने कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, उसमें क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपने याद रखना है। अच्छा महात्मा गांधी भी यहाँ पे जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके हैं, तो उन्होंने की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन। तो गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के एक बार अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, बेलगांव अधिवेशन में। अच्छा नेहरू यहाँ पे नाम दिया, नेहरू की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, उसमें अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आपको याद रखना है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। और दूसरी बात, सबसे युवा अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से लेखक अपनी पुस्तक के साथ सही सुमेलित नहीं है, कि अपनी पुस्तक के साथ सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सी यहाँ पे बुक है यहाँ पे बताई जा रही है। तो चलिए पहली बुक है यहाँ पे वकीम चंद्र चटर्जी की राजमोहन वाइफ। जी हाँ, वकीम चंद्र चटर्जी ने ये बुक लिखी है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा आपका शशि थरूर की ये बुक बहुत बार पेपर में पूछी गई है, द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये भी बिल्कुल अपने किताब के साथ जो है वो सही मेल खा रही है। द ग्रेट इंडियन नोवेल बुक लिखी है शशि थरूर ने, तो ये भी गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा एक बुक है चेतन भगत। अगर चेतन भगत की बात करें तो इनकी किताब है हाफ गर्लफ्रेंड। जी हाँ, ये भी इन्होंने ही लिखी है। विक्रम सेठ की बुक है द शेडो लाइंस। नहीं भाई, विक्रम सेठ ने ये किताब नहीं लिखी है। द शेडो लाइंस जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है, तो ये लिखी है अमिताभ घोष। नाम लिख लो, क्या नाम है, अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष जो है इनके द्वारा रिटन जो बुक की गई है वो कौन सी है, द शेडो लाइंस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ये विक्रम सेठ ने नहीं लिखी है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब जो है अपने राइटर के साथ सही सुमेलित नहीं है। अच्छा कुछ किताबों की और बात कर लेते हैं क्योंकि किताबों को कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बुक है गाइड बुक है। गाइड के अलावा एक और है डार्क रूम। तो गाइड हो गया, आपकी डार्क रूम हो गया, आप द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये सारी किताबें लिख लो, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताबें सारी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स, गाइड और डार्क रूम, ये 3 किताबें एक ही व्यक्ति ने किसने लिखी है, R.K. नारायण। याद रखना किसने लिखी है भैया, R.K. नारायण साहब ने 3 किताबें लिखी है, डार्क रूम, गाइड और द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो मुझे लगता है कि इस बार के कमीशन में आ सकती है, ट्रेन टू
पाकिस्तान। तो याद रखना है, ट्रेन टू पाकिस्तान किताब बहुत बार हिमाचल प्रदेश एलाइड परीक्षाओं में पूछी गई है। और एक किताब इसकी और है ए हिस्ट्री ऑफ सिख, ए हिस्ट्री ऑफ सिख, तो ये भी आपको याद रखनी है, ए हिस्ट्री ऑफ सिख। और दूसरी बुक है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान और दूसरी किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान ए हिस्ट्री ऑफ सिख। तो ये दोनों किताबें जो लिखी है वो लिखी है खुशवंत सिंह। किसने लिखी है भैया? खुशवंत सिंह ने। तो ये भी आपको याद रखनी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बुक और है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए किताबें बहुत सारी है, लेकिन हम वही करेंगे जो थोड़ा बहुत हमको लगता है कि आज थोड़ी सी आज कवर करेंगे, फिर आगे कवर करेंगे, धीरे धीरे हम इसी प्रकार किताबों को पढ़ते रहेंगे। जैसे कि आपकी इंटरनल इंडिया, ये तो सबको आती है, सबको आती है, किताब बहुत आसान है, इंटरनल इंडिया। और इंटरनल इंडिया के साथ एक बुक और है जिसका जो नाम है वो है आपका माई ट्रूथ, माई ट्रूथ। तो माई ट्रूथ और इंटरनल इंडिया जो बुक है वो लिखी है दोनों की दोनों किसने? इंदिरा गांधी। किसने लिखी है? इंदिरा गांधी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, एक दो किताब और कर लेते हैं, जैसे कि आपकी एक बुक है आपकी कौन सी, तो याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपसे परीक्षाओं में 2-3 बार पूछी जा चुकी है। तो ये बुक है आपका द बुक ऑफ कंपेशन, द बुक ऑफ, तो इस नाम की 2 किताबें दोनों ने ही लिखी है, द बुक ऑफ कंपेशन। तो द बुक ऑफ कंपेशन जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, और बुक का नाम है द बुक ऑफ कंपेशन। देखो यहाँ पे हमारे पास पेन नहीं है तो थोड़ा मुश्किल रहता है लिखना। और एक और बुक है, देखो ये अक्सर एक किताब, एक एग्जाम हुआ था शायद माइनिंग इंस्पेक्टर का था, वहाँ पे पूछी गई थी। किताब का नाम था इंडियन आफ्टर नेहरू। तो इंडियन आफ्टर नेहरू बुक लिखी है कुलदीप नैयर। किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने। और सचिन तेंदुलकर की एक बुक है प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे बुक अभी नई नई लिखी गई है, ये लिखी है भारत के खतरनाक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अपने किताब के साथ सही सुमेलित नहीं है तो बेल्जियम। देखिए बेल्जियम देश की मुद्रा यूरो है, जी बिल्कुल सही है ये तो। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है, ये भी बिल्कुल सही है। एस्टोनिया की मुद्रा यूरो, ये भी बिल्कुल सही है। हंगरी देश की मुद्रा यूरो नहीं है। हंगरी देश की अगर बात करें तो हंगरी देश की जो मुद्रा है वो कौन सी आपकी? फॉरिंट है। कौन सी है? फॉरिंट। तो याद रखना है हंगरी देश की मुद्रा का नाम क्या है? फॉरिंट। अब कुछ मुद्राओं के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ईरान। तो ईरान देश की मुद्रा भी क्या है? रियाल। जैसे ब्राज़ील की रियाल है तो ईरान देश की मुद्रा का नाम भी क्या है? रियाल है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है कि जो इराक है, इराक देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक और ईरान में हड़बड़ाना नहीं है। ईरान की है रियाल। और अगर इराक की बात करें तो इराक की जो मुद्रा है वो है दिनार। कौन सी है आपकी? दिनार। ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें आपकी तुर्की देश की, बहुत बार परीक्षा में तुर्की देश का नया नाम तुर्की हो गया है। और तुर्की देश की जो मुद्रा का नाम है लीरा। क्या नाम है? लीरा। तो लीरा किस देश की मुद्रा है? तो लीरा की बात करें तो ये तुर्की देश की मुद्रा है। अच्छा, उसी प्रकार आपका वियतनाम देश की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है? बहुत सारी तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हम करते रहेंगे अपने पार्ट में। तो डांग जो है वो वियतनाम देश की मुद्रा है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है थाईलैंड देश की मुद्रा। तो थाईलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थाईलैंड देश की मुद्रा है बेहत। तो बेहत जो है वो थाईलैंड देश की है। और अगर बात करें आपकी नेपाल की, तो नेपाल का तो रुपया है। एक देश है आपका जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे देश में क्या चलता है? डॉलर। जिम्बाब्वे देश में क्या चलता है? डॉलर चलता है। आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो है दिरहम। तो दिरहम आपको ज़रूर याद रखनी, दिरहम कहाँ की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल।